नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा दोस्तों, वो है कन्या लग्न की कुंडली में हम कैसे योग कारक, मारक और समग्रहों को पहचानते हैं। इससे पहले मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह इन लग्न कुंडलियों में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं इसके विषय में बताया था। और जो कॉन्सेप्ट मैंने इन सभी के विषय में यूज़ किया था, सेम का सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, कन्या लग्न की कुंडली में भी योग कारक, मारक और समग्रह को पहचानने के लिए करना है। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी एपिसोड को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आप किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पुरानी जो कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक एपिसोड में वो यूज़ होता है, वो उसका एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए आप सभी एपिसोड को देखते हुए ही सिलसिलेवार तरीके से मेरे इस एपिसोड में आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक तथा समग्रह की पहचान। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी लग्न कुंडली में योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस कन्या लग्न की उस लग्न की कुंडली हम बनाएंगे। तो देखिए, आप एक लग्न कुंडली बनाइए। तो ये दोस्तों एक लग्न कुंडली हो गई। इसमें अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न भाव में अगर 6 नंबर लिख दूंगा तो ये बन जाएगी आपकी कन्या लग्न की कुंडली। उसके बाद हम गिनती के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या होगी, आपके कन्या लग्न की कुंडली हो गई। फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, मतलब कन्या लग्न की कुंडली मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 6ठे नंबर पे आ रही है आपकी कन्या राशि। और जब वो फर्स्ट हाउस में मैं 6 नंबर लिख दूंगा तो उसका मतलब वो लग्न कुंडली जो होगी वो कन्या लग्न की कुंडली बन जाएगी। अब दोस्तों हम एक छोटा सा चार्ट, जैसा कि मैं इससे पहले के एपिसोड में भी उस चार्ट को मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ताकि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो और धीरे धीरे आप एडवांस लेवल की ओर जान रहे हैं, पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो जो चार्ट है वो तो आपको कम से कम अब तक याद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप कुंडलियाँ देखना चालू करेंगे, लग्न कुंडली किसी की भी जब देखना चालू करेंगे, रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो उस समय क्या होता है कि नंबर से आपको पहचानना होगा कि हाँ, ये नंबर इस घर में लिखा है, मतलब इसके जो लॉर्ड होंगे वो ये देवता होंगे। इस तरीके से अब आपको क्या होना चाहिए, नंबर देख करके आपके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ, ये घर, इस घर में इतना नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है इस घर में, तो उसका मतलब हो गया कि इस घर के स्वामी होंगे मंगल। 2 नंबर लिखा है तो इस घर के स्वामी होंगे शुक्र। इस तरीके का जो ये है, जिसको आप बोल सकते हैं कि ये आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए। तो मैं उस चार्ट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको क्या कीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं और हर भाव कोई ना कोई राशि को मिली होती है, ठीक है। हर भाव में कोई ना कोई राशि बैठती है। तो जिस नंबर की राशि बैठती है किसी भी भाव में, जिस नंबर की भी राशि बैठती है, उसके जो स्वामी होते हैं वही इस भाव के क्या बनाते हैं, उस भाव के स्वामी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कुंडली में कहीं पे भी अगर कुंडली के किसी भी भाव में अगर 1 नंबर और 8 नंबर लिखा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि उस भाव के स्वामी जो होंगे वो आपके मंगल होंगे। क्लियर है दोस्तों? कुंडली के किसी भी भाव में 1 नंबर और 8 नंबर अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा कि उस भाव के स्वामी, उस घर के स्वामी मंगल होंगे। 2 और 7 कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी घर में लिखा हो तो उसका मतलब उस घर के स्वामी जो होंगे वो शुक्र होंगे। 3 और 6 कुंडली के किसी भी घर में लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि उस घर के मालिक बुध होंगे।
9 और 12 कुंडली के किसी भी भाव में लिखा हो, किसी भी घर में लिखा हो, तो मतलब हो जाएगा कि उस घर के स्वामी, उस घर के मालिक हो जाएंगे बृहस्पति। 10 और 11 कुंडली के किसी भी भाव में लिखा हो, उसका मतलब हो जाएगा कि उस भाव के, उस घर के स्वामी होंगे शनि। 4 नंबर कुंडली के किसी भी घर में लिखा हो, उसका मतलब होगा कि उस घर के स्वामी होंगे चंद्रमा। 5 नंबर कुंडली के किसी भी भाव, किसी भी घर में लिखा हो, उसका मतलब होगा कि उस घर के स्वामी होंगे सूर्य। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये आपका एक छोटा सा चार्ट है। 1 और 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 6 बुध, 9 12 बृहस्पति, 10 11 शनि, 4 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर सूर्य। यानी कुंडली के हर भाव में जो नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है, एक्चुअली एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। राशि एक सीक्वेंस में आती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मेष 1 नंबर और मीन 12 नंबर, और बीच में बाकी सभी राशियाँ। तो वो जो नंबर होता है वो क्या होता है, उस राशि को बताता है। ठीक है, कि इस नंबर की राशि मतलब ये राशि। तो इस तरीके से ये छोटी सी एक चार्ट है दोस्तों। इसको आप जितना जल्दी आप इसको ये कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें हम योग कारक मारक समग्रह की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, योग कारक का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं कि योग कारक वैसे ग्रह होते हैं जो आपके कुंडली में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, यानी वो आपको अच्छा परिणाम ही देंगे। और जिस भाव में भी बैठेंगे वो भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा उसमें वृद्धि करेंगे। मारक नाम से क्लियर है, ऐसे ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली में निगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं। और जिस स्थान पर भी बैठते हैं वो भाव या घर जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा उसका क्या करेंगे, नाश करेंगे, विनाश करेंगे। सम ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको ना तो आप टोटली योग कारक की श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही टोटली मारक की श्रेणी में, बीच की श्रेणी में आते हैं, यानी एवरेज रिजल्ट देते हैं। अगर सम ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठेंगे तो इनका परिणाम आपके लिए फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सम ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठें तो इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए निगेटिव होगा, यानी कि हानिकर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके योग कारक, मारक और सम ग्रह। अब योग कारक की पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए, किसी भी लग्न कुंडली में, ठीक है, कोई भी लग्न कुंडली हो, योग कारक ग्रह वैसे ग्रह होंगे जिनको कुंडली में, जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। ठीक है, योग कारक ग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। वैसे ग्रह क्या होते हैं कुंडली में, योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो त्रिकोण किसको बोलते हैं दोस्तों, तो ये फर्स्ट हाउस को आप जानते हैं कि ये क्या है, पहला भाव या फर्स्ट हाउस कहलाता है। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। ठीक है, टोटल 12 भाव है, 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हाउस हुआ ये, फिफ्थ हाउस हुआ ये और 9th हाउस हुआ ये तीनों जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, त्रिकोण के घर कहलाते हैं या त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। तो कुंडली में जिस ग्रह को भी एक भी घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो, वो ग्रह क्या होते हैं, योग कारक कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो योग कारक की कंडीशन है ये आपके एक राशि के स्वामी वाले ग्रह और 2 राशि के स्वामी वाले ग्रह, दोनों के लिए ये कंडीशन जो है सेम है। ठीक है, एक राशि के स्वामी वाले ग्रह कौन कौन होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और माफ कीजिएगा, एक राशि के स्वामी वाले ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, इनके केस में भी ये जो योग कारक की जो एक कंडीशन है वो सेम रहेगी। और 2 राशि के स्वामी वाले ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जिनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त होता है, 2 राशियों के मालिक होते हैं, उनके कंडीशन में भी योग कारक का ये कंडीशन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, मैं इसको कंडीशन को एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, वैलिड फॉर बोथ, यानी एक राशि और दो राशि के स्वामी वाले जो ग्रह होते हैं उन दोनों ग्रहों के लिए ये कंडीशन जो है आपको वैलिड होगा। कंडीशन क्या है योग कारक के लिए, मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए योग कारक के लिए क्या कंडीशन है, वो एक राशि के स्वामी वाला ग्रह हो चाहे दो राशि के स्वामी वाला ग्रह हो। योग कारक के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ग्रह को एक घर त्रिकोण में मिला होना चाहिए और दूसरा घर कहीं पर भी मिला होना चाहिए। अगर एक राशि का स्वामी वाला ग्रह है तो उसको एक ही घर मिलेगा कुंडली में, तो वो घर क्या होना चाहिए आपके त्रिकोण में मिला होना चाहिए। और दो राशि के स्वामी वाले ग्रह होंगे तो उनको कुंडली में दो घर मिलेंगे, तो उनमें एक घर उसको त्रिकोण में मिला होना चाहिए और दूसरा घर कहीं पर भी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ग्रहों को क्या होता है कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में कंसिडर किए जाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि तीन भाव जो होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इसको हम त्रिकोण का भाव बोलते हैं। तो इन तीनों भावों के जो स्वामी होंगे वो क्या कंसीडर किए जाएंगे कुंडली में, वो कुंडली में योग कारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो पहला जो योग कारक ग्रह जो बना इस कुंडली में वो क्या बना, 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो पहला योग कारक ग्रह इस कुंडली में कौन बना, बुध। तो आप लिख दीजिए यहाँ योग कारक की श्रेणी में पहला ग्रह जो योग कारक बना वो है बुध। ठीक है, दूसरा जो कारक ग्रह बना, देखिए दूसरा त्रिकोण यानी कि फिफ्थ हाउस, उसमें 10 नंबर की राशि लिखी है। 10 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो दूसरा जो कारक ग्रह इस कुंडली में कौन बने, शनिदेव। अब तीसरा जो त्रिकोण है दोस्तों वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 9th हाउस में 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर लिखा है का मतलब 9th हाउस में 2 नंबर की राशि बैठी। 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता भी इस लग्न कुंडली में यानी कि कन्या लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में कंसिडर किए जाएंगे। तो आप लिख दीजिए शुक्र। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 ग्रह जो हो गए कन्या लग्न की कुंडली में वो योग कारक की श्रेणी में कंसिडर किया गया, बुध, शनि और शुक्र। क्लियर है दोस्तों। अब हम आते हैं मारक ग्रह की श्रेणी में। तो देखिए मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह कंसीडर किए जाते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो और त्रिकोण में कोई भी घर नहीं मिला हो। क्लियर है दोस्तों। आई रिपीट, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई भी घर नहीं मिला हो। ठीक है, तो मैं इसके कंडीशन को भी लिख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मारक एक घर 3rd, 6th, 8th और 12th में कहीं पे भी एक घर जो है उसको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कहीं मिला हो। ठीक है, और दूसरा घर इनको त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। तो उस केस में क्या होंगे, ग्रह जो होंगे वो मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब प्लस इस कंडीशन के साथ साथ प्लस, ठीक है, इस कंडीशन के साथ साथ प्लस। ठीक है, ये जो अभी मैं कंडीशन अभी नेक्स्ट जो लिखने जा रहा हूँ उसको याद रखिएगा, वो आपके एक राशि के स्वामी वाले ग्रह के लिए खास है। ठीक है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जिनको एक एक राशि का स्वामित्व मिला होता है, सूर्य को सिंह राशि का और चंद्रमा को कर्क राशि का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि
ठीक है, तो मैंने लिख दिया दोस्तों, मारक में वैसे ग्रह कंसीडर किए जाएंगे जिसको एक घर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में कोई एक घर मिला हो, प्लस दूसरा घर इनको त्रिकोण में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और प्लस सूर्य और चंद्रमा मेनली जिनको एक राशि का स्वामित्व प्राप्त होता है, वैसे दो ही ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा, उनको सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस या 11th हाउस के स्वामी अगर वो भी हो जाए तो वो भी क्या होते हैं, मारक कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य और चंद्रमा केस में ये कंडीशन तो कॉमन है सभी के लिए, दो राशि और एक राशि के स्वामी वाले ग्रह दोनों के लिए ये कॉमन है कि एक घर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ और 12th हाउस में मिला होना चाहिए, दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। प्लस एक राशि के स्वामी वाले ग्रह के केस में एक और कंडीशन जो ये ऐड हो जाएगी वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस या 11th हाउस के स्वामी हो तो भी वो मारक हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक राशि वाले ग्रह के केस में, यानी कि एक राशि के स्वामी वाले ग्रह के केस में, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, मारक अब हम इसको कंसीडर करेंगे तो देखिए, ये कुंडली का थर्ड हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये 12th हाउस है। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस को हम क्या बोलते हैं कुंडली में, मारक भाव बोलते हैं, ठीक है। मारक नहीं, आप इसको बोले त्रिक भाव। त्रिक भाव मतलब कुंडली के जो सबसे खराब घर होते हैं वो यही होते हैं, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस। तो मारक भाव की डेफिनेशन जो है, जिसके अनुसार मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मिला होना चाहिए, प्लस दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिक भाव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिक भाव में सिक्स्थ हाउस में जिसको जो कि एक त्रिक भाव, वहाँ पे 11 नंबर की राशि बैठी है। 11 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव को तो ऑलरेडी एक घर त्रिकोण में मिल चुका है, तो दूसरा घर त्रिक में भी मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी योग कारक हो चुके हैं। तो इसलिए अब आपको इसको देखना यूजलेस है, आप इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो त्रिक भाव है, आई मीन 8th हाउस, इसको भी हम त्रिक भाव बोलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर की राशि बैठी है। 1 नंबर की राशि का मतलब होता है मेष राशि, जिसको स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो मंगल देवता को एक घर त्रिक भाव में मिला है और दूसरा घर इनको मिला है कहाँ, तो थर्ड हाउस में, ठीक है। एक घर त्रिक भाव में यानी कि 8th हाउस में और दूसरा घर थर्ड हाउस में, यानी ये पूरी तरीके से क्या होंगे, अति मारक होंगे, बहुत ज़्यादा मारक होंगे। तो मंगल देवता जो होंगे कन्या लग्न की कुंडली में, वो मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए, मंगल ग्रह जो है मारक की श्रेणी में इसको कंसीडर किया जाएगा। तो एक ग्रह हो गए मंगल, आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा 12th हाउस, जिसको हम त्रिक भाव बोलते हैं, वो भी एक त्रिक भाव है। यहाँ पे 5 नंबर की राशि बैठी है। 5 नंबर की राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, ठीक है। तो सूर्यदेव एक राशि के स्वामी वाले ग्रह हैं। इनके केस में वो मारक कब होते हैं, इनके केस में वो मारक होते हैं सूर्य और चंद्रमा को अगर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में से किसी घर के स्वामी होंगे तो भी वो मारक होंगे, प्लस सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस यानी 11वें घर के भी मालिक अगर होंगे तो भी वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, मारक कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य देवता को 12वें घर का स्वामित्व तो मिला है, ठीक है। यहाँ पे 12वें घर में सिंह राशि बैठी है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और 12 नंबर की राशि के घर में बैठे हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्यदेव जो होंगे कन्या लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सूर्य, ठीक है। ये दूसरा ग्रह हो गया कन्या लग्न की कुंडली में जो मारक कंसीडर हुआ। इस तरीके से दोस्तों अभी तक 3 ग्रहों को मैंने योग कारक की श्रेणी में रख लिया, बुध, शनि, शुक्र, और 2 ग्रहों को अभी तक मारक की श्रेणी में रख लिया, मंगल और सूर्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको जैसा मैंने अभी बताया था कि मारक की कंडीशन क्या है कि एक घर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में मिला होना चाहिए और दूसरा घर त्रिकोण में नहीं होना चाहिए, नहीं मिला होना चाहिए। प्लस एक और कंडीशन जो सूर्य और चंद्रमा के केस में ऐड हो जाती है वो ये है कि उनको सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का स्वामित्व तो नहीं मिला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 11वें घर में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस यानी दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वें भाव में भी अगर उनका स्वामित्व अगर उनको मिला हो तो क्या कहलाएंगे, वो मारक की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। देखिए मैंने लिखा है ना,
सूर्य चंद्रमा, ये वाला कंडीशन भी उनके केस में वैलिड है। एक घर थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट हाउस और 12th हाउस में मिला होना चाहिए, प्लस दूसरा घर त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए। इस कंडीशन को भी उनको सेटिस्फाई करना है। प्लस ये एक्स्ट्रा एक और कंडीशन है जो कि एक ग्रह एक राशि के स्वामी वाले ग्रह, यानी कि स्पेशली सूर्य और चंद्रमा के केस में है कि सूर्य चंद्रमा को भी सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का स्वामी अगर हो तो वो भी मारक कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा आपके 11th हाउस यानी 11वें भाव के स्वामी है, इसलिए चंद्रमा इस लग्न कुंडली में क्या कंसीडर किए जाएंगे? कन्या लग्न कुंडली में मारक कंसीडर किए जाएंगे। तो अब आप लिख दीजिए, ठीक है, मारक। तो इस तरीके से मंगल, सूर्य और चंद्रमा 3 ग्रह जो हो गए वो कन्या लग्न कुंडली में मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों हम अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट जो श्रेणी आएगी, कैटेगरी आएगी, वो है सम। तो देखिए दोस्तों, सम ग्रहों की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, ठीक है। सम ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह कंसीडर किए जाते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, और ना ही त्रिकोण में कोई घर मिला, यानी कि ना ही 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में कोई घर मिला हो, ठीक है। मैं इसकी भी कंडीशन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने लिख दिया। सम की क्या कंडीशन है? ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को स्वामी हो, प्लस ना ही त्रिकोण के स्वामी हो, ठीक है। तो चलिए वैसे ग्रह को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं कि वैसा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, बृहस्पति देवता को यहाँ 2 घर मिले हैं, ठीक है। एक घर मिला इनको 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस में 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर की राशि का मतलब होता है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो एक घर हो गया बृहस्पति देवता को 4th हाउस मिला है, और दूसरा घर बृहस्पति देवता को मिला है 7th हाउस, यानी कि यहाँ पे 12 नंबर की राशि होती है। 12 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी कौन होते हैं? बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता को यहाँ 2 घर मिला है, एक 4th हाउस और एक 7th हाउस, ठीक है। अब 4th हाउस और 7th हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव क्या कर रहे हैं? समग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवता को 3rd हाउस, 6th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस और 12th हाउस में 9 और 12 नंबर नहीं लिखा, मतलब इन घरों को स्वामी तो बृहस्पति देवता को नहीं मिला है। प्लस बृहस्पति देवता को 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का भी स्वामित्व नहीं मिला, जो कि त्रिकोण के भाव हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में भी कहीं पर भी 9 नंबर या 12 नंबर की राशि मेंशन नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि त्रिकोण का भाव भी इनको मिला नहीं है। तो ये क्लियर कट क्या कर रहे हैं दोस्तों? समग्रह बनने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को स्वामी ना हो, प्लस त्रिकोण भाव का भी स्वामी ना हो, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को भी स्वामी ना हो। तो इस तरीके से समग्रह की श्रेणी में जो ग्रह कंसीडर किए जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके बृहस्पति। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से कन्या लग्न की कुंडली में 3 ग्रह योग कारक बने, बुध, शनि और शुक्र। 3 ग्रह मारक बने, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, और एक ग्रह जो है वो आपके सम बने, वो है बृहस्पति, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आगे इस आने वाले जो एपिसोड हैं, जैसे कि कन्या लग्न के बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जब मैं इन लग्न कुंडलियों में भी कारक, मारक और सम ग्रह की चर्चा करूंगा तो सेम का सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और मेरा विश्वास है कि आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल से दोस्तों कि अब तो कोई कन्फ्यूज़न आपके दिलो दिमाग में रहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट मैं पिछले 5-6 क्लासेस से, 5-6 एपिसोड से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार फिर फाइनली दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, योकारक ग्रह की कंडीशन को मैंने लिख दिया है कि एक घर त्रिकोण में होना चाहिए। योकारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? योकारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में मिला हो और दूसरा घर इनको त्रिकोण में नहीं मिला होना चाहिए, प्लस
सूर्य और चंद्रमा अगर सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस या 11th हाउस को भी स्वामी हो तो क्या होते हैं, वो भी मारक कंसीडर कर लिए जाते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के केस में याद रखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा को अगर सेकेंड हाउस यानी दूसरा भाव, 7th हाउस यानी कि 7वां भाव और 11th हाउस यानी कि 11वें भाव के अगर स्वामी हो तो सूर्य और चंद्रमा भी क्या होते हैं, मारक कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव, 7वां भाव जो होता है वो कुंडली में मारक भाव कंसीडर किया जाता है। और वैसे ग्रह जिनको सिर्फ एक राशियों का स्वामित्व प्राप्त हो, अगर उनको एक ही घर मिले वो भी मारक भाव वाला, तो जाहिर सी बात है मारक ही कंसीडर किए जाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा केस में आप स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा को अगर सेकंड हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस के स्वामी हो तो वो मारक कंसीडर कर लिए जाते हैं। प्लस ठीक है, इन ग्रहों के लिए ये कंडीशन भी लागू है कि उनको सूर्य और चंद्रमा अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर बैठे हैं तो भी वो मारक कंसीडर किए जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये कंडीशन को भी फॉलो करना है। ये कंडीशन भी लागू होगी सूर्य और चंद्रमा के लिए, प्लस ये कंडीशन सूर्य और चंद्रमा के लिए एक स्पेशल ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। समग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर मिला हो, ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हो, और ना ही त्रिकोण के भाव के किसी के स्वामी हो। ठीक है, ना ही त्रिकोण भाव के स्वामी हो। और वैसे ग्रह कहाँ कौन बनते हैं इस कन्या लग्न कुंडली में, तो बृहस्पति। तो इस तरीके से दोस्तों आप सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके आगे जो आने वाली लग्न कुंडलियाँ हैं उसमें भी यो कारक मारक और समग्रह की पहचान कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदा लेना चाहता हूँ आपसे। अब मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।